हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल में। आज का जो वीडियो होने वाला है, वैसे ये सीरीज चल रहा है जिसमें हम लोग एमटीएस का प्रीवियस ईयर का जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं उसको इस सीरीज में सॉल्व करने की कोशिश करें। ठीक है, तो आज का जो वीडियो हमारा 2 मई 2023 का जो एमटीएस का पूछा गया थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन है जीके जीएस का, उसको हम लोग इस टोटल 25 क्वेश्चनों को इसमें करेंगे। इससे पहले फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट का वीडियो अपलोड हो गया है, अगर नहीं देखे तो आप जरूर जाके देखिएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। यह हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है और आपने इस टोटल 25 क्वेश्चनों में कितने क्वेश्चनों का सही तरीके से आंसर देकर पाया है, इसका आप जरूर हमको लास्ट में कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, ध्यान से समझना है और सारे क्वेश्चनों को आंसर देना है। लखनऊ समझौता पर किसके बीच हस्ताक्षर हुआ था, ये आपको बताना है। तो इसका ऑप्शन आपके सामने है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच में और आर्य समाज के बीच में, या फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में, या फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और सैयद अहमद के बीच में, या फिर मुस्लिम लीग या महात्मा गांधी के बीच में। तो अगर लखनऊ समझौता की बात करें तो ये 1916 में हुआ था। कब हुआ था? 1916 में हुआ था। ठीक है, 1916 में लखनऊ समझौता हुआ था और किसके किसके बीच हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच ये समझौता हुआ था, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, इस समझौता को कराने का अहम भूमिका जो निभाते हैं वो लोकमान्य तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना को जाता है, आपको ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कहता है, गजनी के सुल्तान महमूद ने किस प्रसिद्ध भारतीय मंदिर पर हमला किया था? आपको बताना है। तो भारतीय मंदिर का जो प्रसिद्ध मंदिर था कौन सा था जिसपे महमूद ने हमला किया था? यमुनोत्री मंदिर उत्तराखंड में जो स्थित है, लिंगराज मंदिर उड़ीसा में जो स्थित है, सोमनाथ मंदिर गुजरात में स्थित है, और जगन्नाथपुरी मंदिर जो उड़ीसा में स्थित है। आपको बताना है इसमें से किस पे महमूद ने हमला किया था। तो अगर महमूद की बात करें तो ये जो हमला किया था ये 1025 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1025 ईस्वी में हमला किया था। और ये सोमनाथ का जो गुजरात का सोमनाथ मंदिर जो प्रसिद्ध मंदिर है उस पे हमला किया था 1025 ईस्वी में। ठीक है। अच्छा, महमूद की अगर बात करें तो ये सबसे पहला आक्रमण हमारे देश पे भारत में 101 ईस्वी में किया था। ऐसे करके लगभग ये 17 आक्रमण हमारे भारत पे किया है। इसका आखिरी आक्रमण जो था वो 1027 में था और जब ये आक्रमण करके जा रहा था तो 1030 में इसका मृत्यु हो जाता है, ये आपको याद रखना है। अच्छा, ये भी कहा जाता है कि सोमनाथ मंदिर से लगभग ये 1025 ईस्वी में इसने तो आक्रमण किया था और यहाँ से लगभग 25 लाख दिनार संपत्ति लूट करके ले गया था, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर अगले पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, पोमेल हॉर्स रोमन रिंग्स और बॉल्टिंग टेबल का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? तो आपको बताना है कि इसका संबंध किस खेल से है। तो ऑप्शन आपके पास है पोलो, तैराकी, घुड़सवारी और जिम्नास्टिक। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जिम्नास्टिक। किससे संबंधित है? जिम्नास्टिक से संबंधित है। ये तीनों जो शब्द हैं वो किससे संबंधित है? जिम्नास्टिक से संबंधित है, आपको याद रखना है। द जोया फैक्टर डैश द्वारा लिखी गई एक उपन्यास है। जोया फैक्टर किसके द्वारा लिखी गई एक उपन्यास है, आपको बताना है। ऑप्शन है सुकेतु मेहता, अनुजा चौहान, चेरी पिंटो और या राजश्री। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अनुजा चौहान। इसका बी आंसर सही होगा। अच्छा, बात करें इस उपन्यास की तो इसका जो प्रकाशन हुआ था वो 2008 ईस्वी में द जोया फैक्टर का प्रकाशन हुआ था 2008 ईस्वी में, ये आपको भी याद रखना है। अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया एक पुस्तक है, आपको बताना है अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया एक पुस्तक है। तो अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया है? तो ऑप्शन है चंद्रगुप्त के द्वारा, कालिदास के द्वारा, चाणक्य के द्वारा या विष्णुगुप्त के द्वारा, आपको बताना है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, चाणक्य के द्वारा ये लिखा गया पुस्तक है। अच्छा, बात कर ले अगर इस किताब की अर्थशास्त्र की, तो इसमें जो मौर्य साम्राज्य था उसके प्रशासन और अर्थव्यवस्था के बारे में डिस्कशन किया गया है। समझ में आया?
अच्छा, अगर चाणक्य की बात करें तो चाणक्य का और भी नाम होता है, क्या क्या आप बताइएगा। तो इसका इनका नाम है कौटिल्य और विष्णुगुप्त, ये भी उनका अन्य नाम है। तो अगर कौटिल्य बोला जाए या विष्णुगुप्त ऑप्शन में दे तो वो क्या हो जाएगा, चाणक्य ही हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसमें भी और कालिदास की बात करें तो कालिदास का बहुत ही बढ़िया नाटक लिखा गया है। अभिज्ञान शकुंतलम है, मेघदूतम है, ये सभी इनके क्या है, प्रचलित नाटक है। और विष्णु शर्मा की बात करें तो विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया बुक जो कि बहुत ज्यादा फेमस है, जिसका नाम है पंचतंत्र। ये भी आपको याद रखना, पंचतंत्र जो लिखा गया है वो विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अच्छा, अगर इस क्वेश्चन में एक और डिस्कशन किया जाए तो ये जो चाणक्य थे वो कौन थे, ये चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। इन्होंने ही चंद्रगुप्त मौर्य को जो शिक्षा होती है वो प्रदान किए थे। जीव विज्ञान में आईवीएफ शब्द का पूर्ण रूप क्या है आपको बताना। आईवीएफ ये वर्ड यूज होता है, आईवीएफ ये किस लिए यूज होता है, तो आईवीएफ का फुल फॉर्म देखा जाए तो क्या हो जाएगा आप लोगों को बताना है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप लोगों को बताना है आईवीएफ का फुल फॉर्म। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा सही। अच्छा, ये आईवीएफ होता क्या है, तो आईवीएफ एक ऐसा फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है जिसमें कृत्रिम रूप से यहाँ पे फर्टिलाइजेशन कराया जाता है। ठीक है, कृत्रिम रूप से फर्टिलाइजेशन कराया जाता है मानव में। ठीक है। भूत आराधना अनुष्ठानिक नृत्य भूत कोला, ये नृत्य किस राज्य से संबंधित है। भूत कोला एक नृत्य है जो कि भूत आराधना अनुष्ठानित है, मतलब भूत को ये लोग भगवान मानते हैं। तो वो किस राज्य से संबंधित है, आंध्र प्रदेश से, केरला से, कर्नाटका से या फिर तमिलनाडु से, कौन सा ऑप्शन होगा आपको बताना है। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कर्नाटका से। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कर्नाटका से। इन लोगों ने इस डांस के माध्यम से जो भूत हैं उनको अपना भगवान मानते हैं। ठीक है। 1854 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा भेजा गया वुड का नीति पत्र, जिसको वुड डिस्पैच कहते हैं, वो किस चीज से संबंधित है, किससे संबंधित है आपको बताना है। वुड डिस्पैच किससे संबंधित है आपको बताना है। अकाल से संबंधित है या फिर शिक्षा से संबंधित है, अकाल से संबंधित है या फिर शिक्षा से, सैन्य से संबंधित है या फिर कपड़ा से संबंधित है, इसमें से किससे संबंधित है। तो जो वुड डिस्पैच है ये शिक्षा से संबंधित है। वुड डिस्पैच को शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वुड डिस्पैच को शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। ठीक है। और ये जो नीति है ये कब आया था, तो ये 1854 में आया था, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। भारत का पड़ोसी देश नेपाल भारत के किस दिशा में स्थित है आपको बताना है। तो चलिए इसको समझते हैं मैप पे। ये हमारा भारत का नक्शा है और भारत के कुछ विभिन्न पड़ोसी देश आपको दिख रहे होंगे। सबसे पहले अगर बात करें हमारा पश्चिम एरिया में, तो यहाँ पे सबसे पहले नंबर पे आता है पाकिस्तान। ठीक है। उसके बाद अगर बढ़े तो अफगानिस्तान आता है। अफगानिस्तान का सिर्फ थोड़ा सा बॉर्डर हमारे बोल सकते हैं कि उत्तर भारत के तरफ यहाँ पे सिर्फ साझा कर रहा है। और तीसरे नंबर पे हमारा आ जाएगा चीन, यानी कि चाइना, जो कि देखिए यहाँ से लेकर के ये पूरा उत्तर भारत का ये बाउंड्री साझा कर रहा है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे चौथे नंबर पे आ जाएगा क्या, नेपाल, जो कि नेपाल है जो भारत से बाउंड्री साझा कर रहा है। उसके बाद पांचवें नंबर पे देखा जाए तो हमारा हो जाएगा भूटान। और यहाँ तक देखा जाए तो ये है हमारा चीन का एरिया, चीन जो बाउंड्री साझा कर रहा है। और इधर का जो एरिया है ये पूरा म्यांमार का बाउंड्री साझा कर रहा है। तो यहाँ पे हो गया पांचवा, ये हो गया हमारा छठा। और यहाँ पे देखा जाए तो बांग्लादेश, ये भी हमारे पूर्व साइड में हमारे भारत से बाउंड्री साझा कर रहा है। तो ये हो गया सातवां। और एक और देखा जाए तो जलीय सीमा साझा कौन कर रहा है, श्रीलंका हमारा जलीय सीमा साझा कर रहा है। अच्छा, यहाँ पे और भी देखा जाए तो यहाँ पे लक्षद्वीप भी यहाँ पे जलीय सीमा साझा कर रहा है और यहाँ पे मालदीव भी है जो जलीय सीमा साझा करता है। तो आपसे पूछा है कि भारत से जो नेपाल है वो किस दिशा में है, तो ये हमारा नॉर्थ डायरेक्शन हो जाएगा, उत्तर दिशा में है। आई होप यहाँ से आपको समझ में आया होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो नेपाल है वो किस दिशा में है, उत्तरी दिशा में है, आपको आंसर लगा देने हैं।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चनों पे। जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मुड़दार मार्ग पर बहने लगती है। नदी के इन्हीं मुड़दार मार्ग को क्या कहा जाता है, आपको बताना है। ऑप्शन है विसर्प कहा जाता है, चाप झील कहा जाता है, तटबंध कहा जाता है या अस्टैक कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा विसर्प। क्या कहते हैं उसको? विसर्प हम लोग उसको कहते हैं, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 12। पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है जिसे डैश के नाम से जाना जाता है। यह सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को संग्रह करने में पत्तियों की सहायता करता है। जो कि पत्तियों कहा जाता है कि पत्तियां जो होती है वो पेड़ का क्या होती है? हाउस होती है, मतलब हाउस वाइफ होती है, मतलब ये अपना खाना बनाती हैं पत्तियां। तो बताना है कि कौन सा ऐसा हरित वर्णक है जो पत्तियों में पाया जाता है। कोशिका द्रव्य, जैंथोफिल, क्लोरोफिल या फिर क्लैडोफिल। क्या हो जाएगा इसमें से ऑप्शन? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा क्लोरोफिल। क्लोरोफिल एक हरा वर्णक होता है जिसके कारण पत्तियों का रंग क्या होता है? हरा होता है। और ये सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है जिस कारण से ये पत्तियां अपना खाना अच्छे तरीके से बना पाती हैं। ठीक है। भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस को मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है किससे के संबंधित में राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, आपको बताना है किस तारीख से। तो मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए कि जो भारतीय निर्वाचन आयोग है जिससे पूरे भारत में इलेक्शन करवाया जाता है, निर्वाचन आयोग है, उसका जो स्थापना हुआ था 25 जनवरी 1950 को हुआ था। कब हुआ था? भारतीय जो निर्वाचन आयोग है उसका स्थापना कब हुआ था? 25 जनवरी 1950 को भारतीय निर्वाचन आयोग का स्थापना हुआ था। और इसी निर्वाचन आयोग के स्थापना के दिवस पे हम लोग राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, आपको याद रखना है। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एक बैंक के लिए मुख्य देनदारी इसकी या इसके हैं। जो देनदारी होता है बैंक के लिए उसको उसके लिए क्या होता है, आपको बताना है। आस्तियां होता है, आर्थिक लगान होता है, जमाएं होता है या ऋण होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जमाएं। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। वर्ष 1965 में पद्म श्री प्राप्त करने वाली मृणालिनी साराभाई डैश की एक जानी मानी नर्तकी है। तो आपको बताना है कि जो ये मृणालिनी साराभाई हैं ये किस चीज की एक नर्तकी है, बहुत अच्छी डांस करती हैं। तो आपको बताना है भारतनाट्यम की है, कुचिपुड़ी की है, मणिपुरी की है या ओडिसी की है। कौन सा ऑप्शन सही है, आपको बताना है। तो ये भी ध्यान रखना है 1965 में इनको पद्मश्री तो मिला था, साथ ही साथ इनको 1992 में भूषण पुरस्कार भी मिला था। आपको याद रखना है 1965 में पद्मश्री मिला था और 1992 में भूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो ये जो है हमारे मृणालिनी साराभाई, ये भारतनाट्यम से संबंधित है। किससे संबंधित है? भारतनाट्यम से संबंधित है। अच्छा, यहाँ पे कुछ डांस भी दिया हुआ है, आपको ध्यान रखना है। जो भरतनाट्यम डांस है ये कहाँ का डांस है? फेमस डांस है। तो आपको क्या याद रखना है? भरतनाट्यम जो है वो तमिलनाडु का भी डांस है। ठीक है। और कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। ओडिसी उड़ीसा का है। और मणिपुरी कहाँ का है? मणिपुर का। अच्छा, एक कथक कली भी होता है। कथक कली, जो कथक कली है वो कहाँ का है? तो कथक कली केरला का है। और ये भी बताना है कि जो कथक है वो कहाँ है? उत्तरी भारत यूपी का है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। जून 2022 में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने डैश शीर्षक के साथ एक रिपोर्ट जारी की थी। कौन सा रिपोर्ट जारी किया था? ये करेंट अफेयर का क्वेश्चन है, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो इसका जो हो जाएगा पेमेंट विजन 2023। इन्होंने आरबीआई ने पेमेंट विजन 2023 जारी 2030 जारी किया था, ये आपको याद रखना है। इस भारतीय संगीत हस्ती को पहचानिए जिनके तत्वाधन में शहनाई एक अनुष्ठानित वाद्ययंत्र मात्र एक न रहकर एक शास्त्रीय संगीत वाद्ययंत्र के रूप में पहचानी जाने लगी। तो आपको सभी को पता होगा कि जो शहनाई के लिए जो फेमस कौन है? हमारे हमारे क्या है? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जो शहनाई के लिए फेमस है, जिनका निधन हो चुका है। ठीक है। जॉर्जियो मेलोनी हाल ही में किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? आपको याद रखना है। जॉर्जियो मेलोनी, जॉर्जियो मेलोनी जो है वो किस देश की पहली प्रधानमंत्री बनी है? महिला प्रधानमंत्री बनी है। तो इसका आंसर हो जाएगा इटली। इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है 2022, अक्टूबर 2022 में बनी है। ठीक है। भारतवर्ष में कौन से वन
बहुतायता में पाए जाते हैं? पूरे भारत में कौन सा वन सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है? पर्वतीय वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, मैंग्रोव वन या फिर उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन? तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, ये उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन होते हैं। अच्छा, सदाबहार के वन किसको बोलते हैं? जो हमेशा हरा भरा होता है, जिसका पत्तियां नहीं झड़ते, उसको सदाबहार वन बोला जाता है। मैंग्रोव वन हमारे भारत के पश्चिम बंगाल में देखने को मिलता है। और पर्वतीय वन क्या होता है? जो पर्वत वाले एरिया में होते हैं। पर्वतीय वन का कुछ स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है जो कि ताकि इस पे जो लगने वाले जितने भी मान लें कि बर्फ वगैरह वो इजी आराम से, ये इसको बोलते हैं कोणीय वन भी बोलते हैं, कोणीय टाइप का होता है इसका। जो पत्ता होता है वो निडल लाइक होता है, आपको याद रखना है। टेबल टेनिस में टेबल की ऊपरी सतह की लंबाई डैश होती है। देख सकते हैं गेम से कितना डीपली क्वेश्चन पूछा गया है। जो टेबल टेनिस होता है उसका जो ऊपरी जो उसका टेबल है उसका ऊपरी सतह की लंबाई क्या होता है, ये आपको बताना है। तो टेबल टेनिस की ऊपरी सतह की लंबाई जो होती है वो 274 सेंटीमीटर होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। लंबाई 274, ऑप्शन नंबर सी सॉरी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, 274 सेंटीमीटर। ठीक है। अच्छा, इसकी चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई लगभग 152 या फिर 152.5 सेंटीमीटर हम लोग बोल सकते हैं। तो चौड़ाई भी आ सकता है, लंबाई आपको याद रखना है 274। और इसका टेबल का जो चौड़ाई है 152.5 सेंटीमीटर होता है। 21 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। जो प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है वो कैसा प्रतिबिंब होता है? यानी जो प्रतिबिंब को हम लोग पर्दे पे उतार सकते हैं उसको कौन सा प्रतिबिंब बोलते हैं? या फिर ऐसे आप बोल सकते हैं कि किस प्रतिबिंब को पर्दे पे उतारा जा सकता है? तो ऑप्शन है वास्तविक प्रतिबिंब, वर्णक्रमीय प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब या वेक्टर प्रतिबिंब। तो हम वैसे प्रतिबिंब को उतार सकते हैं जो क्या हो, वास्तविक प्रतिबिंब हो, रियल इमेज हो, उसको हम लोग पर्दे पे उतार सकते हैं। आभासी प्रतिबिंब को बोलते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब, इमेजनरी इमेज, जिसको हम लोग पर्दे पे उतार नहीं सकते हैं। जैसे हमारा जो प्लेन मिरर है, जो दर्पण होता है, प्लेन मिरर होता है, उस पे आभासी प्रतिबिंब बनते हैं, आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा मोटे अनाज का एक उदाहरण नहीं है? मोटे अनाज में क्या क्या आता है तो आपको समझना है, लेकिन इसमें बताना है कि कौन सा नहीं है। गेहूं, ज्वार, रागी और बाजरा। देखिए, रागी रागी, ज्वार और बाजरा ये सभी मोटे अनाज का उदाहरण है, जबकि गेहूं मोटे अनाज का उदाहरण नहीं है। ये आपको याद रखना है। ठीक है। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, ध्यान से समझना है। और अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो आपको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आने वाले वीडियो आप तक पहुंच सके। ठीक है। तो 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी राष्ट्र की जनसंख्या के कार्यशील आयु वर्ग को समानता डैश के बीच वर्गीकृत किया जाता है। जो राष्ट्र की जनसंख्या के जो कार्यशील आयु है वो कितना होता है? तो 15 से 59 साल। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। क्या होता है? 15 से 59 साल। ये आपको वन लाइनर है, ऐसे ही याद रखना है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता से संबंधित है? आपको बताना है। नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है, ये आपको बताना है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, यानी कि अनुच्छेद क्या है? 44। अनुच्छेद 44 है जो नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता से संबंधित है। ये आपको याद रखना है। इसमें क्या होता है कि पूरे क्षेत्र में जो नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने की प्रयास ये इससे करा जाता है। ठीक है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन को ध्यान से समझना है और करना है, और आपको लास्ट में कमेंट करके जरूर बताना है कि आपने कितने क्वेश्चनों का सही सही जवाब दिया है। ठीक है। हॉर्नबिल महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन है तमिलनाडु, राजस्थान, लद्दाख और नागालैंड। हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? आपको याद रखना है। अच्छा, ये हॉर्नबिल महोत्सव मनाया क्यों जाता है? तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा नागालैंड। नागालैंड की स्थापना, जब नागालैंड की स्थापना हुई थी 1 दिसंबर 1963 को, 1 दिसंबर 1 दिसंबर 1963 को जब नागालैंड की स्थापना हुई थी, 1 दिसंबर 1963 को जब नागालैंड की स्थापना हुई थी,
तो उसी 1 दिसंबर 1963 से ये जो है हॉर्नबिल महोत्सव मनाया जाता है। तो इसका याद रखना है कि नागा हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य से संबंधित है, नागालैंड से। और हॉर्नबिल मनाया क्यों जाता है, तो ये महोत्सव जो है प्रत्येक वर्ष नागालैंड का जो स्थापना दिवस था 1 दिसंबर 1963 से, उसी अवसर पर ये हॉर्नबिल महोत्सव मनाया जाता है। आई होप ये टोटल 25 क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया होगा। आपने अच्छे तरीके से क्वेश्चनों को समझने की कोशिश की होगी। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। अगला हमारा जो सीरीज होगा वो आपको मिल जाएगा, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है।